हेलो एवरीवन, फिर से स्वागत है आप सब लोगों का आपके अपने चैनल जीएस बाय शुभा में। कैसे हैं आप सभी लोग? मैं आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे, एकदम स्वस्थ होंगे। तो चलिए गाइज, अब अपनी आज की पॉलिटी की क्लास पर आते हैं। तो जैसा कि आप लोग जानते ही हैं, पॉलिटी में हमारा जो टॉपिक चल रहा है उसका क्या नाम है? उसका नाम है हमारे मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट्स। तो आज हमारे इस टॉपिक की ये 4th क्लास है। अब तक 3 क्लासेस हो चुकी हैं। तो अब तक की 3 क्लासेस में हमने क्या पढ़ा था, एक बार रोज की तरह मैं बताती हूँ, फिर आज जो हम पढ़ेंगे उस पर आएंगे। तो सबसे पहले हमने ये जाना था कि जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं वो संविधान के कौन से भाग में आते हैं और कौन से अनुच्छेद के तहत, मतलब कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो कौन से आर्टिकल से कौन से आर्टिकल तक हैं। फंडामेंटल राइट्स हैं क्या क्या, हमने वो भी पढ़ लिया था। फिर उसके बाद हमने ये जाना था कि जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, जो हमारे मूल अधिकार हैं, उनकी विशेषताएं क्या हैं। उनकी सारी जितनी भी विशेषताएं हैं उन सब विशेषताओं के बारे में हम पढ़ चुके थे। ठीक है गाइज, तो इतना हमने अब तक पढ़ लिया था। आई होप जितना अब तक हमने पढ़ा है वो आपको सब अच्छे से क्लियर होगा, अच्छे से समझ आ गया होगा। चलिए अब आज का हम पढ़ेंगे। आज हम क्या जानेंगे? आज हम जानेंगे राज्य की परिभाषा के बारे में। राज्य की परिभाषा मतलब जब हम फंडामेंटल राइट्स पढ़ते हैं या फिर हम फंडामेंटल राइट्स के बारे में बात कर रहे होते हैं, तो उसमें जो राज्य शब्द आता है तो उस राज्य के अंतर्गत क्या क्या बातें आती हैं, क्या क्या चीज़ आती हैं राज्य में। ठीक है, तो जब भी हम राज्य पढ़ेंगे, राज्य बोलेंगे, तो उसमें क्या क्या सारी चीज़ें आ जाएंगी, हम वो सब जानेंगे। फिर कल के टॉपिक में हम कल क्या पढ़ेंगे? कल हम पढ़ेंगे जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, जो हमारे मूल अधिकार हैं, उसकी जो असंगत विधियां हैं उनके बारे में जानेंगे। और साथ ही हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनको आर्टिकल वाइज जानेंगे कि जैसे आर्टिकल 14 में क्या है, 15 में क्या है, 18 में क्या है, ये सब हम अपनी आने वाली क्लासेस में पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए आज जो हम पढ़ने वाले हैं राज्य की परिभाषा, उस पर आते हैं, वो हम स्टार्ट करते हैं। तो इसमें सबसे पहले क्या क्या आ गया है? इसमें बताया गया है मूल अधिकारों से संबंधित विभिन्न उपबंधों में राज्य शब्द का प्रयोग किया गया है। जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, जो मौलिक अधिकार हैं, उसके संबंध में जो अलग अलग उपबंध हैं उनमें राज्य जो शब्द है, जो वर्ड है, उसका यूज़ किया गया है। इस तरह से इसे अनुच्छेद 12 में भाग 3 के उद्देश्य के तहत परिभाषित किया गया है। तो इस तरह से जो आर्टिकल 12 है, आर्टिकल 12 है, उसमें जो भाग 3 है, तो उसके उद्देश्य के तहत इसको डेफिनेटेड किया गया है, मतलब इसको परिभाषित किया गया है। तो इसके अनुसार राज्य में निम्नलिखित शामिल है। अब जो ये हमारा जो संविधान है, इसमें जो हमारे मौलिक अधिकार हैं, इसके जो आर्टिकल 12 है उसके भाग 3 में 3 से रिलेट करें तो उसके अनुसार क्या क्या चीज़ें राज्य में शामिल हैं, हम ये पढ़ेंगे। चलिए, तो सबसे पहले क्या आता है? सबसे पहले आता है कि कार्यकारी, जो कार्यकारी है और विधायी अंग है, को संघीय सरकार में क्रियान्वित करने वाली सरकार और भारत की संसद। जो कार्यकारी है और विधायी अंग है उनको क्या है? संघीय सरकार में क्रियान्वित जो करती है, क्रियान्वित जो करती है, करने वाली क्या है? भारत सरकार और भारत की संसद है। ठीक है, फिर आगे आता है कि राज्य सरकार के विधायी अंगों को प्रभावित करने वाली सरकार और राज्य विधानमंडल। जो राज्य सरकार के विधायी अंग को प्रभावित कर रही है या फिर जो करने वाली जो सरकार है या फिर राज्य विधानमंडल है, तो वो भी किसके अंतर्गत आती है? वो भी राज्य के अंतर्गत आती है। ठीक है, आई होप इतनी बात आपको क्लियर होगी। चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं, आगे जानते हैं आगे क्या कहा गया है। आगे बताया गया है सभी स्थानीय निकाय अर्थात नगर पालिकाएं, पंचायत, जिला बोर्ड, सुधार आदि जितनी भी स्थानीय निकाय हैं, जैसे कि नगर पालिका हो गई, पंचायत हो गई, जिला बोर्ड सुधार हो गई, तो ये सब चीज़ें किसके अंतर्गत आती हैं? ये सब राज्य के अंदर ही आती हैं, ये सब राज्य में ही निहित है। मतलब कि जब हम राज्य की बात करेंगे तो राज्य में ये सब चीज़ें राज्य में ही आएंगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे जानते हैं आगे क्या बताया गया है। आगे कहा गया है अन्य सभी निकाय अर्थात वैधानिक या गैर संवैधानिक प्राधिकरण, जितने भी निकाय हैं, चाहे वो वैधानिक हो या फिर गैर संवैधानिक हो, जैसे LIC हो गया, ONGC हो गया, सेल हो गया, ये जितनी भी कंपनियां हैं, ये सब किसके अंतर्गत आती हैं? ये सब राज्य में ही निहित है, राज्य में ही आती हैं। ठीक है,
चलिए आगे जानते हैं। आगे कहा गया है, इस तरह राज्य को विस्तृत रूप में परिभाषित किया गया है। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि जो राज्य है उसको विस्तृत रूप में परिभाषित किया है, बहुत ही ब्रॉड तरीके से डेफिनेटेड किया गया है, इसकी बहुत ही विस्तृत रूप में परिभाषा है। इसमें शामिल इकाइयों के कार्य को अदालत में तब चुनौती दी जा सकती है जब मूल अधिकारों का हनन हो रहा हो। तो इसमें शामिल जितनी भी इकाइयां हैं, इनके कार्यों को, जिनके जो वर्क्स हैं, इनके कार्य को अदालत में कब चुनौती दी जा सकती है? जब तो चुनौती दी जा सकती है जब जो मूल अधिकार हैं, जो फंडामेंटल राइट्स हैं, उनका हनन हो रहा हो। तो इनके द्वारा हनन हो रहा हो तो भी क्या है, राज्य के अगेंस्ट हम क्या कर सकते हैं, अब चुनौती दे सकते हैं, मतलब कि अदालत में चुनौती दे सकते हैं। ये सब चीज़ें राज्य के अंदर ही आती हैं। ठीक है, आई होप इतनी बात आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी, अच्छे से समझ आ गई होगी। चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। आगे क्या कहा गया है? आगे बताया गया है, उच्चतम न्यायालय के अनुसार, जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है, उसके अकॉर्डिंग कोई भी निजी इकाई या एजेंसी जो बतौर राज्य की संस्था काम कर रही हो, अनुच्छेद 12 के तहत राज्य के अर्थ में आती है। अब जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है वो क्या कहता है, उसके अकॉर्डिंग उसने बताया है, कोई भी निजी इकाई या एजेंसी जो बतौर राज्य की संस्था काम कर रही है, जो अनुच्छेद 12 के तहत, वो भी क्या है, राज्य के अंतर्गत ही आती है। मतलब किसी, कोई भी संस्था है, कोई भी कंपनी है, किसी के द्वारा भी अगर किसी भी व्यक्ति का या फिर किसी और का भी, किसी भी संस्था का जो मूल अधिकार है उसका हनन होता है, तो वो क्या राज्य के अगेंस्ट क्या कर सकता है, अब अदालत जा सकता है। मतलब कि वो अदालत में अपने जो उसके मौलिक अधिकार हैं, फंडामेंटल राइट्स हैं, उनके बचाव के लिए वो अपने अधिकार के लिए अदालत में जा सकता है वो व्यक्ति। ठीक है, तो ये छोटा सा ही टॉपिक था, इसके अंदर के राज्य को किस प्रकार से परिभाषित किया है। किसी भी व्यक्ति के अगर फंडामेंटल राइट्स को कुछ भी हार्म पहुंचता है तो वो राज्य के अगेंस्ट केस कर सकता है कोर्ट में जाकर। ठीक है, तो आज की इतनी सी क्लास थी। आई होप आज की क्लास आपको अच्छी लगी है और समझ आई है। अगर क्लास अच्छी लगी है तो क्लास को लाइक कीजिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा अगर आपको क्लास अच्छी लगी है, समझ आई है। और बच्चों तक भी शेयर कीजिएगा ताकि और बच्चे भी इस चैनल से जुड़ सकें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कीजिएगा और बेल आइकन को भी दबाइएगा ताकि जब मैं वीडियो अपलोड करूं तो आप तक नोटिफिकेशन आ जाए और आप अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर सकें। ठीक है गाइज़, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। इतना ही हमारा ये छोटा सा ही टॉपिक था। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।